जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग ट्रांसलेशन की सीरीज को पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है। कंप्लीट ग्रामर कोर्स के अंतर्गत ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसमें आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बेहतरीन है। और इसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे कंडीशनल सेंटेंस को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी बेहतरीन सीख सकें और आपको टारगेट विद जितेंद्रा प्लेटफॉर्म से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मिलेगा और समस्त विषय भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आप लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके विषयों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहा गया है जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, बेटा अगर आंखों में आपने अरमान लिया है कि मुझे जीवन में सफल होना है, बेहतरीन बनना है, और मंजिल को आपने चुन लिया है कि मुझे ये बनना है, तो फिर मुश्किल क्या है या आसान क्या है, जो भी आन पड़े उसको आप लोग टारगेट करते हुए, पार करते हुए जब ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, अब पीछे कदम नहीं हटना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है इसको देखते हैं। बेटा कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है शर्तवाचक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। और इसको अगर हम पहचान देखें तो वह वाक्य जिसमें कोई शर्त दी जाती है, वह वाक्य जिसमें कोई शर्त दी जाती है, शर्तवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर कोई कहे कि शर्तवाचक वाक्य क्या है, तो नाम ही इसका है शर्तवाचक वाक्य। मतलब इसमें शर्त तो जरूर होगा, इसमें कोई ना कोई शर्त दी जाएगी। और क्या होगा, इन वाक्यों के आरंभ में हमें यदि या अगर मिलेगा। मतलब वाक्यों के आरंभ में यदि या अगर होता है और बीच में तो या फिर तब होता है। ये ध्यान रखना है कि वाक्य के आरंभ में यदि या अगर होता है और बीच में क्या होता है, तो या फिर तब होता है। ये चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग अगले पर चलते हैं और अगले पर इसके प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इसके क्वालिटी के आधार पर, इसके गुणों के आधार पर कुछ प्रकार बांटे गए हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? पहला होता है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन मतलब होता है संभाव्य शर्त। संभाव्य नाम है इसका, मतलब इसमें शर्त के पूरी होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा क्या होता है? इम्प्रोबेबल कंडीशन, मतलब असंभाव्य शर्त। इसमें शर्त पूरी होने की संभावना नहीं होती है, बस इसमें केवल कल्पना किया जाता है, केवल सोच रखा जाता है और कल्पना में ही इसको पूरा कर दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, या मैं ये करता हूँ तो वो ऐसा करेगा, कभी कभी आप सोचते हैं ना। और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन, मतलब असंभावित शर्त। अब बेटा ये असंभावित है, जो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी शर्त जो हो नहीं सकती, अगर उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे तो लोग क्या कहते हैं कि फर्जी की बातें मत करो। मतलब इसको हम लोग फर्जी शर्त भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? फर्जी शर्त भी कह सकते हैं। और चौथा इसी में एक प्रयोग आ जाता है, यूज ऑफ एज इफ, मानो या फिर जैसा कि का प्रयोग। तो इसी में चौथा एक ये भी आ जाता है, यूज ऑफ एज इफ, मतलब मानो या फिर जैसा कि का प्रयोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोबेबल कंडीशन के बारे में। और प्रोबेबल कंडीशन देखते हैं कि क्या है। तो प्रोबेबल कंडीशन मतलब होता है संभाव्य शर्त। पहचान अगर देखा जाए तो वह वाक्य जिसमें शर्त पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। मतलब इसमें क्या होगा बेटा? शर्त पूरी होने की संभावना होगी, तो ये लिख गया असंभाव्य। असंभाव्य नहीं, उसको संभाव्य शर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? संभाव्य शर्त कहलाता है।
अगर शर्त पूरी होने की संभावना बनी है तो संभाव्य शर्त कहलाएगा। अब हो और कैसे इसको पहचानेंगे, तो इसके दोनों उपवाक्य या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, मतलब दोनों उपवाक्य कैसा होगा, फ्यूचर में, और फ्यूचर की बात हो रही है यानी भविष्य की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि शर्त पूरी हो सकती है। भाई भविष्य की मैं बात करूं तो वहां पर वो काम हो सकता है। और या फिर क्या होगा कि यदि वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और तो या तब वाला उपवाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। ये ध्यान रखना है कि दो तरीके से इसको पहचान सकते हैं कि या तो इसके दोनों उपवाक्य फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, या फिर यदि वाला उपवाक्य आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और तो या तब वाला उपवाक्य किस में होगा, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वो कौन सा शर्त कहलाता है, प्रोबेबल कंडीशन कहलाता है, यानी कि संभाव्य शर्त कहलाता है। अब इसके हम लोग नियमों को देखते हैं कि अनुवाद का नियम इसका हम इसे कैसे अनुवादित करेंगे। तो बेटा यहाँ पर है कि यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, मतलब दोनों उपवाक्य अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो यदि या अगर वाले उपवाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर आपका दोनों उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो यदि या अगर वाले उपवाक्य का अनुवाद किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और तो या तब वाले उपवाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते क्या है कि जब दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हम उसको अनुवाद भी दोनों का फ्यूचर इंडेफिनिट में कर देते हैं, मतलब विल या सेल लगा करके कर देते हैं, और वही हम गलत कर देते हैं। तो बेटा करना क्या है कि पहले वाले यानी यदि या अगर वाला जो आपका उपवाक्य है उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, और तो या तब वाले को किस में कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब कोई कन्फ्यूज़न अगर अभी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं इसके अगले उसको, और समझ गए हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अब फिर क्या बेटा दूसरा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पूरे कंडीशनल के लिए है कि कंडीशनल सेंटेंस में यदि या अगर के लिए इफ़ लिखते हैं, या तो इफ़ लिखेंगे या इन केस ऑफ लिखेंगे। तो इफ़ और इन केस ऑफ और हैड, ये तीनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। कभी कभी आपको हैड से भी वाक्य मिलता है, तो इफ़ लिखेंगे या फिर इन केस ऑफ लिखेंगे या फिर हैड लिखेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, इसका अर्थ होता है यदि। और चौथा जो मतलब एक और है अनलेस, अनलेस भी लिखा जाता है, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, मतलब अगर यदि वाला उपवाक्य निगेटिव भी है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर तब हम लोग अनलेस का प्रयोग कर देते हैं। तथा तो या तब के लिए कामा का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर यदि के लिए तो इतनी सारी अंग्रेजियाँ हैं, लेकिन तो या तब के लिए देन आपको नहीं लिखना है। आपको फिर लिखना क्या होगा, आप लोगों को लिखना होगा, कामा का प्रयोग करना होगा, कामा लगाना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तो कहते हैं कि यदि वह घूमने जाएगा तो मैं उसे पीटूंगा। देखिए दोनों उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है। पहला उपवाक्य है कि वह घूमने जाएगा, और दूसरा उपवाक्य है मैं उसे पीटूंगा। दोनों ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्रिया के अंत में गा गी गे मिल रहा है। दोनों शर्त पूरा भी हो सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए वह घूमने जाएगा तो मैं उसे पीटूंगा, तो बेटा यहाँ पर अगर वो घूमने जाएगा तो पीटा जाएगा, शर्त पूरा हो सकता है क्योंकि दोनों ही फ्यूचर में है। तो अब देखिए हम जब अनुवाद करते हैं तो यदि के लिए हमने क्या लिखा, इफ़ लिख लिया, उसके बाद में वह घूमने जाएगा, इसका अनुवाद हम लोगों को किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या लिख देंगे, ही गोज टू वॉक, इफ़ ही गोज टू वॉक। अब तो या तब के लिए क्या किया गया, कामा का प्रयोग कर लिया गया, तो या तब के लिए कामा का प्रयोग हो गया, और फिर क्या बचा, आई विल बीट हिम। इसको आप दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल बीट हिम, यानी इफ़ ही गोज टू वॉक, यदि वह घूमने जाएगा, आई विल बीट हिम, तो मैं उसे पीटूंगा। ये आपका बन गया किसका, पहले वाले वाक्य का। अब देखते हैं और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब देखते हैं तो बेटा यहाँ कह रहा है कि यदि बच्चे विद्यालय आएंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। देखो ये भी आपका दोनों क्या है, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है। आएंगे क्रिया के अंत में गे मिल रहा है, पढ़ाऊंगा क्रिया के अंत में गा मिल रहा है, और जब क्रिया के अंत में गा गी गे मिले तो वो आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यदि बच्चे विद्यालय आएंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, दोनों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब देखिए इसके पहले वाले वाक्य में हमने यदि के लिए इफ़ का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यदि के लिए इन केस ऑफ का प्रयोग कर दिया। तो इन केस ऑफ कौन आएगा, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। अब क्या होगा, कम,
देखिए चिल्ड्रन बहुवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के साथ में यस या यूएस नहीं लगता है, तो कम हो गया कहाँ पर, स्कूल, तो कम टू स्कूल। इन केस ऑफ चिल्ड्रन कम टू स्कूल, यदि बच्चे विद्यालय आएंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, कामा लगा करके आई शैल टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाले वाक्य में आपने देखा था कि मैंने आई के साथ विल लगाया था, तो वहाँ पर बेटा धमकी था, मैं उसे यदि वह घूमने जाएगा तो मैं उसे पीटूंगा, उसमें धमकी था, तो इसलिए आई के साथ विल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर धमकी या दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आई के साथ में शैल कर दिया गया। यानी इन केस ऑफ चिल्ड्रन कम टू स्कूल आई शैल टीच देम, यदि बच्चे विद्यालय आएंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। और देख लीजिए, यदि तुम बाजार नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। क्या कहा कि यदि तुम बाजार नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। अब देखो यदि और नहीं दोनों मिल रहा है, तो जब यदि वाले उपवाक्य में आपको नहीं मिले तो वहाँ पर क्या करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, विशेष रूप से एक नियम ये भी कहता है कि दोनों उपवाक्यों में से अगर किसी एक उपवाक्य में नहीं का प्रयोग है, ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है कि अगर दोनों उपवाक्यों में से किसी एक में नहीं है तो आप अनलेस वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन तब दूसरा उपवाक्य आपका नेगेटिव नहीं, मतलब नॉट नहीं लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए पहला ही उपवाक्य आपका नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, अनलेस लिखा यानी यदि नहीं हो गया। अब तुम बाजार जाओगे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो क्या हो गया, यू गो टू मार्केट, यानी अनलेस यू गो टू मार्केट। फिर तो मैं जाऊँगा, तो के लिए कामा लगा, मैं जाऊँगा आई शैल गो, यानी अनलेस यू गो टू मार्केट आई शैल गो। ये आपका बना किसका, कि यदि तुम बाजार नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगा। अब आपको पहला नियम और उसका एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग देखते हैं इधर दूसरे नियम का, प्रोबेबल कंडीशन का ही है, लेकिन ये दूसरा नियम है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा था पहचान में कि या तो दोनों उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे, या फिर एक उपवाक्य आपका फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा आपका इम्परेटिव होगा। तो उसके लिए देख लीजिए, यदि एक उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तथा दूसरा उपवाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो, क्या है, वही दूसरा नियम है ना, कि यदि एक उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और दूसरा उपवाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो, तो जो उपवाक्य जिसमें होता है उसका अनुवाद उसी में कर देते हैं। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सबसे आसान नियम है कंडीशनल का, कि चाहे जो भी उपवाक्य जिस टेंस में है या जिस सेंटेंस में है उसका अनुवाद वही नियम लगा करके कर देंगे। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि वह सोना चाहता है तो उसे सोने दो। यहाँ सोना का मतलब धन से नहीं, वर्ब है, ठीक है। यदि वह सोना चाहता है, देखिए ये वाला आपका चाहता है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और उसे सोने दो, क्रिया के अंत में ने के साथ दे दो अथवा दीजिए, लेट वाला नियम याद कीजिए, तो ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो अब जब इसका हम लोगों को अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे, इफ़ ही वांट्स टू स्लीप, यदि वह सोना चाहता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। यदि लगा था तो इफ़ पहले लगा लिए, इफ़ ही वांट्स टू स्लीप, अब तो उसे सोने दो। अब अगर क्रिया के अंत में ने के साथ दे दो अथवा दीजिए हो, तो इम्परेटिव का नियम कहता है कि सबसे पहले लेट लिखो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। तो लेट हिम, यहाँ पर ही लिखा था इसलिए हिम हो जाएगा, लेट हिम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, लेट हिम स्लीप, यानी इफ़ ही वांट्स टू स्लीप लेट हिम स्लीप, यदि वह सोना चाहता है तो उसे सोने दो। फिर और है कि यदि वह नहीं पढ़ता है तो उसे पीटो, अगर वह नहीं पढ़ रहा है ना तो उसे क्या करो, पीट दो भैया। तो क्या करेंगे, अब इसका अनुवाद देखिए, यहाँ पर नहीं है तो फिर हमने अनलेस लगा लिया। अनलेस मतलब यदि और नहीं दोनों हो गया, नॉट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अनलेस ही रीड, यानी यदि वह नहीं पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, रीड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रीड्स होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, डू डज नहीं लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन के साथ में यस या ईएस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही रीड्स, अब कामा लगाओ, ये इम्परेटिव है, उसे पीटो, तो क्या कर देंगे, बीट हिम। अनलेस ही रीड्स, उसे यदि वह नहीं पढ़ता है तो बीट हिम, उसे मतलब कामा लगा करके उसे पीटो, उसका हो जाएगा बीट हिम। ये आपका हो गया प्रोबेबल कंडीशन कंप्लीट। अब प्रोबेबल कंडीशन में अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अभी भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद में बेटा दूसरा क्या है,
इम्प्रोबेबल कंडीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं असंभाव्य शर्त या काल्पनिक शर्त। इसको क्या कहते हैं? या तो असंभाव्य शर्त कहते हैं या फिर इसे हम लोग काल्पनिक शर्त कहते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचान में पहले तो जानिए कि इसमें कोई ऐसी दो शर्त दी जाती है जिसकी पूरी होने की कल्पना की जाती है। यहाँ पर इसके पूर्ण होने की केवल और केवल कल्पना होती है, ये पूरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी शर्त ऐसे होती है जो पूरी नहीं होती है, बस केवल कल्पना होती है। तो और क्या है इसके? यदि या अगर वाले उपवाक्य से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब यदि या अगर वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तथा तो या तब वाले उपवाक्य से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है। ये ध्यान रखना है कि जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा कि दोनों या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है या फिर जब पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा इम्परेटिव में होता था। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा ये है कि इसके यदि मतलब यदि अगर वाला उपवाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो या तब वाला उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो इसको अनुवाद कैसे करेंगे? इसको अनुवाद करने के लिए आपको यहाँ पर फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला नियम है जिसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें यदि या अगर वाले उपवाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, मतलब जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिल रहा था उसका अनुवाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और तो या तब वाले उपवाक्य में उड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट था ना, वहाँ पर उड या शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। अगर भूले तो गलती होगी, ये निश्चित है। अब इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं बेटा? एग्जाम्पल कहता है कि यदि मैं बाजार जाता हूँ तो मैं अपनी किताब खरीदूंगा। देखिए अंत में जाता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और खरीदूंगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यदि के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? इन केस ऑफ लगा दिया, इन केस ऑफ। अब इसका मैं बाजार जाता हूँ इसका बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो कौन जाता है? मैं। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है, तो वेंट टू मार्केट, यानी इफ आई वेंट टू मार्केट। अब तो या तब के लिए क्या करेंगे? तो कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। फिर कौन खरीदेगा? तो मैं, यानी आई हो गया। अब आई के साथ शुड लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बाई, आई शुड बाई माई बुक, यानी यदि मैं बाजार जाता हूँ तो मैं अपनी किताब खरीदूंगा। इसके लिए क्या बनेगा? इन केस ऑफ आई वेंट टू मार्केट आई शुड बाई माई बुक। अब इसके बाद में देखते हैं कि यदि वह आगरा जाए तो वह ताजमहल देखे। क्या कह रहे हैं? कि यदि वह आगरा जाए तो वह ताजमहल देखे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इफ़ ही वेंट टू आगरा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो क्या हो जाएगा? इफ़ ही वेंट टू आगरा। फिर क्या हो जाएगा? ही वुड सी द ताजमहल, ही वुड सी द ताजमहल। ये आप लोगों का इसका बनेगा। अब यहाँ पर बेटा एक विशेष सूचना मैं बता दूँ, कंडीशनल सेंटेंस कोई अलग से वाक्य नहीं आता है। कंडीशनल सेंटेंस है क्या? इसमें इतने सारे नियम हैं कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो। और बाकी ये आपका कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशन वाला जो कंजक्शन होता है ना, उसी के जो कंजक्शन होते हैं वही यहाँ पर लिए जाते हैं। तो इसको कंडीशनल सेंटेंस नाम से अलग इसलिए पढ़ा जाता है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो। और बाकी ये है कॉम्प्लेक्स ही। तो ये आप लोगों का आज आधा पार्ट रहा। इम्प्रोबेबल कंडीशन तक का हो चुका है। प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल आज हम लोग पढ़े हैं। कल वाले में हम लोग इम्पॉसिबल पढ़ेंगे और यूज़ ऑफ एज इफ़ वाला पढ़ेंगे। तो उसके पहले आप लोग उससे जुड़े रहने के लिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेस की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। और इस क्लास को बेटा अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे कंडीशनल सेंटेंस का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।